प्यारे बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग बीटीसी दादर, मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक अच्छा सा एक प्यारा सा विषय लेकर आई हूँ और हमारा आज का जो विषय है वह है विराम चिन्ह। आप विराम चिन्ह को पहचानते तो होंगे। विराम चिन्ह के बारे में हम आज संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, कब उपयोग में लाया जाता है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। विराम चिन्ह की परिभाषा पढ़ते हैं। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में ही थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट अर्थवान हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। देखो बच्चों, आपने कई बार देखा होगा कि जो एक हमें छोटा सा एक विराम चिन्ह या हमें पूर्ण एक विराम चिन्ह जब लगा होता है और हम उसका उपयोग नहीं करते हैं तो दिए गए वाक्यों का जो अर्थ होता है यह बदल जाता है। व्याकरण यह भाषा को सही शब्दों में बताने के लिए उपयोग में किए जाने वाले बहुत सी प्रकारों में से एक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का उपयोग करते रहने पर हमें भी बहुत ही अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। तो विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, चलिए आज हम आगे वह भी देखेंगे कि विराम चिन्ह के कितने प्रकार हैं। विराम चिन्ह का पहला प्रकार है हमारा पूर्ण विराम। बच्चों, आपने पूर्ण विराम देखा है, कैसा होता है ये देखिए। यह एक डंडे की जैसा होता है, एक लकीर खींची होती है खड़ी हुई। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। उदाहरण के लिए देखेंगे, पहला, वह खुशी से गर्दन हिलाता चल पड़ा। देखिए बच्चों, हमने अभी देखा कि जैसे ही हमारा वाक्य पूर्ण हो गया वहाँ पर हमने एक लाइन लाई और खींचा, इसे कहा जाता है विराम चिन्ह। आइए दूसरा उदाहरण देखेंगे। मोहन स्कूल जाता है। यह वाक्य जब पूरा हो गया तो इसे दर्शाने के लिए हमें एक विराम चिन्ह का उपयोग करना होता है। आइए बच्चों, अब हम अगला प्रकार देखेंगे। विराम चिन्ह का अगला प्रकार है अल्प विराम। अल्प विराम किसे कहते हैं, जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वह अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह अर्थात इस तरह का कॉमा लगाया जाता है। देखिए बच्चों, जब हमें थोड़ा सा रुक के हमें जब पूरा वाक्य ना कहना हो या हमारे उस वाक्य के आगे भी कोई वाक्य उस पर निर्धारित होता है तब हमें अल्प विराम का उपयोग भी किया जाता है। अभी हम इसका एक उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण, रुक, अभी मजा चखाता हूँ। देखिए यहाँ पर रुक के बाद में एक अल्प विराम दिया हुआ है। अगर आप इस रुक पर नहीं रुकेंगे तो इस वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। रुक, अभी मजा चखाता हूँ, इसमें हमें कोई धमकी नहीं लग रही। और यदि हमने थोड़ा रुकते हैं, रुक, अभी मजा चखाता हूँ, अगर हम इस तरह से वाक्य पढ़ते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक धमकी वाला वाक्य है। इसी तरह से हम देखेंगे दूसरा उदाहरण। यहाँ पर राम अल्पविराम, सीता अल्पविराम, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो बच्चों, आपने अभी देखा कि राम के बाद में अल्पविराम, सीता जी के बाद में भी अल्पविराम दिया गया है। इस तरह से हम इनका उपयोग जब कई नामों को या कई वस्तुओं को एक साथ दिखाना होता है तो दर्शाने के लिए
कर सकते हैं। आइए हम अगला उदाहरण देखते हैं कौन सा है। अगला विराम चिन्ह है हमारा उपविराम चिन्ह, मतलब कोलन। जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता हो तब वह उपविराम चिन्ह लगाया जाता है, अर्थात जहाँ पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर विराम चिन्ह मतलब कोलन का प्रयोग किया जाता है। कैसा होता है ये भी देखेंगे। यह दो बिंदु जैसा आपको दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए बच्चों, कृष्ण के अनेक नाम हैं। हमने देखा पहला उदाहरण कि कृष्ण के अनेक नाम हैं। वो नाम बताने के पहले वहाँ पर दो बिंदुओं का उपयोग किया गया, जिसे कहा जाता है उपविराम। उसके बाद में कृष्ण के नाम बताए गए हैं, जैसे मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा इत्यादि। वैसे ही दूसरा उदाहरण देखेंगे। यहाँ उदाहरण लिखा है, फिर वहाँ पर विराम का चिन्ह उपयोग किया गया और लिखा गया है राम खाना खाता है। तीसरा उदाहरण देखेंगे, विज्ञान, फिर उपविराम का चिन्ह का उपयोग किया गया, फिर लिखा है वरदान है या अभिशाप है। बच्चों, यह उपविराम को दर्शाने के लिए दो बिंदुओं का उपयोग करके सामने जो भी वाक्य दिया हो या जो भी शब्द दिया हो उसे पूर्ण रूप से उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देने का उपयोग भी किया जाता है। आइए अब हम अगले चिन्ह की ओर चलते हैं। अगला हमारा चिन्ह है विराम विस्मयविधि बोधक चिन्ह। विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग का वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मरण, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर एक नीचे बिंदु देकर ऊपर एक लकीर खींची गई है। उदाहरण के लिए देखेंगे, हाय, आहा, आशी, अरे, शाबाश। जब हम इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं तो उसके बाद में जो चिन्ह लगाया जाता है उसे कहा जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। दूसरा उदाहरण देखेंगे, हाय, वह मर गया। अगर हम इस चिन्ह का उपयोग नहीं करते तो क्या होता? हाय, वो तो मर गया। मतलब इस वाक्य का अर्थ ही हमें समझ में नहीं आता। लेकिन अगर हम बोलेंगे हाय, वह मर गया, तो यह चिन्ह का प्रयोग हमें समझ में आता है। आइए अब हम तीसरा वाक्य देखते हैं। उदाहरण के, आहा, कितना सुहाना मौसम है। अगर हम ऐसा बोलते हैं और विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं तब यह बहुत अच्छे से समझ में आता है कि हाँ, जो मौसम है वह बहुत ही अच्छा है, सुहाना है, सुंदर है। इस तरह से इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आइए अब हम अगले चिन्ह की ओर चलते हैं। अगला चिन्ह है बच्चों अर्धविराम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेमी कॉलन। पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो यह अर्धविराम का प्रयोग होता है। देखिए बच्चों, अभी हमने देखा था कि पूर्ण विराम जो है वहाँ पर हमें कुछ देर ज़्यादा रुकना होता है क्योंकि वाक्य पूरा खत्म हो गया। और अभी हमने अल्प विराम भी देखा। अल्प विराम में कहा गया है कि थोड़ा सा रुक करके फिर आगे का शब्द पढ़ा जाए, परंतु अर्धविराम क्या होता है कि इसमें पूर्ण विराम से कम और जो अल्प विराम है उससे थोड़ा ज़्यादा रुक करके आगे का वाक्य, आगे का वाक्यांश, आगे का शब्द यहाँ पढ़ा जाना चाहिए। उदाहरण देखेंगे एक बार हम। सूर्यास्त हो गया,
सूर्यास्त हो गया। उसके बाद अर्ध कॉलम लगाया, लिखा है लालिमा का स्थान काली माँ ने ले लिया। पहला जो हमने उदाहरण देखा उसमें लिखा है कि सूर्यास्त हो गया। इसका अर्थ यह होता है बच्चों कि जब सूर्य पूरा डूब जाता है उसके बाद में जो लालिमा होती है उस पे एक निर्धारित वाक्य है। जो अगला वाक्य है उसे पढ़ने से पहले थोड़ा रुककर पढ़ते हैं। और यहाँ लिखा है कि लालिमा का स्थान काली माँ ने ले लिया। दूसरा वाक्य देखेंगे हम, कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। यहाँ पर भी देखिए कल रविवार है, उसके आगे भी उन्होंने कहा कि रविवार को सभी की छुट्टी होती है, तो उन्होंने कहा कि छुट्टी का दिन है, तो क्या होगा, आराम मिलेगा। इस तरह से 3 छोटे छोटे वाक्यांश को यहाँ पर अर्ध विराम का उपयोग करके जोड़ा गया है। फिर तीसरा वाक्य देखेंगे, सूर्य उदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। देखिए अभी हमने सूर्यास्त देखा था कि सूर्यास्त होने पर क्या हुआ, परंतु जब सूर्य उदय हुए तो क्या हुआ, आगे का जो वाक्य था वह अर्ध विराम पर निर्भर था। अर्ध विराम पे हम आधा थोड़ा रुके और फिर आगे का वाक्य पढ़ेंगे तो हमें उस वाक्य का भावार्थ समझ में आता है कि सूर्य उदय हुआ और चिड़िया चहकने लगी, कमल भी खिलने लगे। आइए अब हम पढ़ते हैं अगला प्रश्न चिन्ह, जो कि है प्रश्न वाक्य, प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कैसा होता है बच्चों, देखिए इस तरह से होता है। इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, का उपयोग किया जाता है। अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो अथवा उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ यह है बच्चों, यदि कोई वाक्य हमें प्रश्न की उत्पत्ति दिखाता हो कि इस वाक्य से हमें किसी चीज़ का प्रश्न पूछा है, तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करके उसे दर्शाया जाता है। एक बार हम उदाहरण देखेंगे, राम बाजार से क्या लेकर आया था। यह प्रश्न पूछा है कि राम बाजार गया था तो क्या लेकर आया। यह एक प्रश्न है जहाँ पर प्रश्न के अंत में, वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ है। उसी तरह से दूसरा वाक्य है, वह क्या खा रहा है। वह क्या खा रहा है ये बताने के लिए भी वहाँ पर प्रश्न आया है कि वो क्या खा रहा है। वो आम खा रहा है, समोसे खा रहा है, वो क्या खा रहा है, यहाँ प्रश्न उठ रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह का उपयोग किया गया है। उसी प्रकार से सीता के पिता का क्या नाम था। यहाँ भी पूछा है प्रश्न कि भाई सीता जो थी उनके पिताजी का नाम क्या था। तो यहाँ भी एक तरह से प्रश्न पूछा था, इसलिए वाक्य के अंत में पूर्ण विराम न देते हुए या अन्य कोई विराम चिन्ह का उपयोग न करते हुए प्रश्न चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसे ही कहा जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। आइए अब हम अगले प्रश्न चिन्ह की ओर चलते हैं। यह है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किसे कहते हैं वो एक बार देखेंगे। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ क्या है बच्चों, एक बार पहले देखते हैं कि योजक चिन्ह दिखता कैसे है। देखिए योजक चिन्ह इस तरह से एक आड़ी लकीर दिखाई देती है। एक बार उदाहरण समझेंगे। यहाँ बताया है वह राम सीता की मूर्ति है। यहाँ पर देखिए बच्चों कि 2 शब्द है, राम और सीता। यह एक संबंध दर्शाता है, तो यह योजक चिन्ह 2 शब्दों को जोड़ने के लिए, परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे राम और सीता की मूर्ति है बताया गया है। सुख दुख हम साथ में कहते हैं सुख दुख, पर सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण है इसमें, तो यहाँ सुख और दुख के बीच में जो योजक चिन्ह का उपयोग किया हुआ है, इसे से परस्पर संबंध दिखाई देता है हमें सुख और दुख का।
रात दिन, जब हम कहते हैं कि हाँ दिन रात परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है, तो इस वाक्य को भी सही रूप से पढ़ने और दर्शाने के लिए दिन और रात के मध्य में योजक चिन्ह का उपयोग किया गया है। आइए अब हम अगले चिन्ह की ओर चलते हैं। हमारा अगला चिन्ह है कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट जिसे कहते हैं। यहाँ पर बच्चों आइए बच्चों अब हम अगले विराम चिन्ह की ओर चलते हैं। अगला हमारा विराम चिन्ह है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक मतलब ब्रैकेट। वाक्य के बीच में आए शब्द अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोष्ठ मतलब चिन्ह, जिसे हम देख रहे हैं कि वह अर्ध गोलाकार आकार में होता है, कब प्रयोग किया जाता है। और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिख कर दिया जाता है। बच्चों हम देखते हैं कि यह कैसा दिखाई देता है। यह आधा गोल होता है जिसमें हम देख रहे हैं, और आधे गोल के अंदर ही शब्दों को लिखा जाता है। कोई भी शब्द या किसी शब्द का अर्थ समझाना हो या बताना हो तो हम इस चीज़ का उपयोग, कोष्टक चिन्ह का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए समझेंगे एक बार। विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो विश्वामित्र जी थे वह अपने शिष्य को या किसी को भी, जिसको भी वो बोल रहे हैं, तो वो किस रूप में बोल रहे हैं यह स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का उपयोग किया गया। और उसमें लिखा गया है कि वो कैसे, उनका भाव कैसा था। वो बहुत ही क्रोध में थे और क्रोध से कांपते हुए उन्होंने कहा ठहर जा, मतलब वो बहुत गुस्से में थे। यह वाक्य से हमें समझ में आ रहा है। उदाहरण दूसरा समझेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षण थे। जो धर्मराज युधिष्ठिर है वो कौन थे? धर्मराज किसे कहा जाता है? यह एक, अगर किसी के नाम को भी यदि हमें समझना हो या हमें नहीं पता हो तो भी हम कोष्टक में उस संबंधित शब्द के बारे में कोष्टक में बता देते हैं। जैसे यहाँ धर्मराज जो है वह युधिष्ठिर को भी कहा गया है, ऐसा बताया है। और धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षण थे, ऐसा बताने का उपयोग करने के लिए कोष्टक चिन्ह का उपयोग किया गया है। हम ऐसे ही तीसरा वाक्य देखेंगे। अध्यापक, कोष्टक का उपयोग किया है और उसमें लिखा है चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से। यहाँ पर भी जो अध्यापक थे वो किस रूप में, उन्होंने, उनकी जो भावना थी वो कैसी थी? क्या उन्होंने प्यार से बोला जाओ निकल जाओ कक्षा से? क्या उन्होंने गुस्से में बोला? क्या उन्होंने चिल्लाते हुए बोला? यह भाव को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक में बताया गया है कि वह चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमारे कक्षा से निकल जाओ। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह कोष्टक भी समझ में आया होगा। कोष्टक चिन्ह का उपयोग कैसे करते हैं समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले चिन्ह की ओर। जो हमारा अगला चिन्ह है वह है पदलोप चिन्ह। जब वाक्य या वाक्यांश में कुछ अंश छोड़कर लिखने हो तो लोप चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आपने भी देखा होगा बच्चों, ये कैसा दिखाई देता है, एक बार देख लीजिए। इसमें बिंदु 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 ऐसे लगा करके रखा जाता है। एक बार उदाहरण से समझेंगे पहले हम कि पदलोप चिन्ह किसे कहते हैं। राम ने मोहन को गाली दी। यह वाक्य पूर्ण न होते हुए वहाँ पर पदलोप चिन्ह का उपयोग किया गया है। कौन सी गाली दी मतलब यह नहीं बताया, मतलब उसने गाली दी है, पर कौन सी गाली दी वाक्य पूरा ना करते हुए पदलोप चिन्ह का उपयोग किया और पूर्ण विराम लगा दिया। ऐसे ही प्रश्न उदाहरण दूसरा देखिए। मैं सामान उठा दूंगा, पर हम जब कुछ वाक्य या वाक्यांश को बोलते बोलते रुक जाते हैं और उसके आगे एक प्रश्न चिन्ह जैसा लगा देते हैं कि मैं इसके बाद क्या करूँगा नहीं बता सकता, मैं वहाँ जाने के बाद कैसा रहूँगा,
वो हो जाएगा। तो जब हम इन तरह से बातों को उपयोग में लाते हैं तब हम इन वाक्यों पर पदलोप चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसा सामने वाला बता रहा है कि मैं सामान उठा दूंगा, पर के आगे उसे बताना चाहिए कि वो पर क्या करना चाहता है, पर उसने बताया नहीं। उसे सिर्फ पदलोप चिन्ह दर्शाने के बाद छोड़ दिया गया। ऐसे ही एक और उदाहरण है, मैं घर अवश्य चलूँगा पर तुम्हारे साथ नहीं। देखिए यहाँ पर भी तीसरे उदाहरण में उन्होंने बताया है कि वो घर तो चलेंगे, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात की जानकारी न देते हुए पदलोप चिन्ह का उपयोग किया और वाक्यों को वहीं से ख़त्म कर दिया कि मैं घर अवश्य चलूँगा पर तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। ये होता है पदलोप चिन्ह। आइए अब हम अगला चिन्ह पढ़ेंगे। अगला चिन्ह है अवतरण या उदाहरण चिन्ह। इसे कैसे उपयोग में लेके आते हैं एक बार वो देखेंगे। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, जैसे हमने अभी देखा कि दो ऊपर से आपको छोटे छोटे कॉमे दिख रहे हैं, है ना, अल्पविराम दिख रहे हैं जैसे। और इन चिन्हों का उपयोग क्यों किया जाता है कि कोई जो वाक्य होता है, जैसे कोई परिभाषा है या कोई घटना हो जो सच हो या किसने किसी से कहा हो कोई बात जैसी कि वैसी अगर बतानी हो, तो इन चिन्हों का उपयोग करके उनके शब्दों में कोई भी बदलाव ना करते हुए उसे हमें वैसे ही बताया जाता है, उसे ही हम कहेंगे। और जब हम बताते हैं तो वो जो वाक्य होता है, वो जो परिभाषा होती है, उसको हम इस तरह से अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह के बीच में रख करके बताते हैं। एक बार उदाहरण देखेंगे। तुलसीदास जी ने सत्य कहा है। क्या सत्य कहा था? देखिए, अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह के बीच में उन्होंने रखा है पराधीन सपने हूँ सुख नाही। उन्होंने कहा है कि पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, दूसरे के जो सपने होते हैं उसमें हमारा सुख नहीं होता। यह सही बात है जो कि तुलसीदास जी ने हमें बताई है। दूसरा वाक्य देखिए, जयशंकर प्रसाद ने कहा है जीवन विश्व की संपत्ति है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो जयशंकर प्रसाद जी ने जो कहा है, तो उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही वह दर्शाने के लिए, बताने के लिए अवतरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह का यहाँ उपयोग किया गया और उनके कहे गए शब्दों को वैसे की वैसे ही दर्शाया गया कि जीवन विश्व की संपत्ति है। ऐसे ही प्रश्न तीसरा भी है, उदाहरण तीसरा है, राम ने कहा। क्या कहा था राम जी ने, या राम ने क्या कहा था, वो जैसा है वैसा बताने के लिए उसे अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह के अंदर में बताया गया है कि सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। राम ने कहा है कि सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। यह है बच्चों अवतरण चिन्ह। आइए हम अब अगले चिन्ह पर जाएंगे। हमारा अगला चिन्ह है रेखांकित चिन्ह, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं अंडरलाइन चिन्ह। इसकी परिभाषा है, जब भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्यों को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे ही रेखांकन चिन्ह कहते हैं। एक बार उदाहरण समझेंगे। यहाँ देखो बच्चों, बताया है हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। देखिए यहाँ पर यमुना नदी के नीचे में एक लाइन खींची है, जो रेखा खींची गई है उसे ही कहा जाता है रेखांकन चिन्ह। यहाँ बताया है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उसे अलग करने का कार्य, पृथक करने का जो कार्य है वो यमुना नदी करती है। तो कौन करता है? उसे अंडरलाइन किया गया है, उसे रेखांकन किया गया है और बताया गया है कि उसे यमुना नदी करती है। उसी तरह से प्रश्न उदाहरण दूसरा भी है, गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। देखिए यहाँ पर जो श्री प्रेमचंद्र जी हैं
तो उन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं, लेकिन उसमें से जो गोदान उपन्यास है, जो जहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर रेखांकन किया गया है, उसके नीचे एक लाइन खींची गई है, तो यह सबसे अच्छा है, यह दर्शाने के लिए बताया गया है, इस चिन्ह का उपयोग किया गया है। ऐसे ही उदाहरण तीसरा, कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया था। देखिए यहाँ पर बरगद जो है उस पर रेखांकन चिन्ह का उपयोग किया गया है कि कृष्ण ने कहाँ पर बैठ करके उपदेश दिया था। तो कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के उपदेश दिया था। तो बच्चों ये होता है हमारा रेखांकन चिन्ह। आइए अब हम अगले चिन्ह की ओर चलते हैं। हमारा अगला चिन्ह है लाव चिन्ह। लाव चिन्ह का परिभाषा क्या है वो देखेंगे। किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। तो लाघव चिन्ह कैसे कहते हैं बच्चों, एक बार हम उदाहरण से समझेंगे, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। जब हम किसी डॉक्टर के लिए बोलते हैं तो डॉक्टर को लिखने के लिए डॉक्टर पूरा ना लिखते हुए हम लोग क्या कर देते हैं, डा लिखते हैं और शून्य जो लगा देते हैं उसे ही लाघव चिन्ह कहा जाता है। पंडित लिखने के लिए हम पन कर देते हैं और ज़ीरो लगा देते हैं। ऐसे ही इंजीनियर लिखने के लिए इंजीनियर, अभी हमें किसी को बताना है कि वो पंडित रविनाथ शंकर जी थे, तो उन्हें भी हमें लिखने के लिए इतना पंडित रविशंकर शुक्ला जी ऐसा पूरा नाम लिखते हुए हम क्या करते हैं कि जहाँ पंडित जी लिखा है तो पंडित की जगह पर पन करके और शून्य लगा देते हैं। ऐसे इंजीनियर जब हम लिखते हैं कि वो इंजीनियर श्री रघुपति जी हैं, तो वहाँ पर भी हम इन और जी करके बाद में शून्य का उपयोग करते हैं और यही शून्य को कहा जाता है लाघव चिन्ह। आशा है बच्चों कि आपको ये सभी चिन्ह धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे। आइए अब हम अपने अगले चिन्ह की ओर चलते हैं। यह है विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग। साइन ऑफ फॉलोइंग चिन्ह मतलब विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषय में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा ये दिखता कैसा, देखिए 2 बिंदु लगा करके बीच में से एक आड़ी रेखा खींची जाती है। उदाहरण के लिए देखेंगे, आम के निम्न फायदे हैं। हमें आम के कौन से फायदे हैं बताना है, तो कौन से फायदे बताने से पहले एक जो हम मुख्य वाक्य उसके बारे में लिखते हैं, तो कैसे लिखा उन्होंने, आम के निम्न फायदे हैं, फिर उसके नीचे लिखेंगे कि उसके क्या क्या फायदे हैं। इस तरह से विवरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। दूसरा उदाहरण, संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं। संज्ञा के कौन से मुख्य भेद होते हैं वह दर्शाने के लिए भी विवरण चिन्ह का उपयोग करके आगे हम उसके संज्ञा के जो सभी तीनों प्रकार है, मुख्य प्रकार है उसके, वह हम आगे बताएंगे। इसी तरह से उदाहरण तीसरा, वचन के 2 भेद हैं। आपको पता है वचन के 2 भेद होते हैं, तो वह कौन से 2 भेद होते हैं वह भी दर्शाने के लिए हम पहले लिखते हैं और फिर विराम चिन्ह का उपयोग करके बाद में बताते हैं कि वचन के एक वचन और बहुवचन, इस तरह से उसके 2 भेद होते हैं। तो बच्चों यह विराम चिन्ह है जिसमें किसी भी वाक्यांश या किसी विशेष वस्तु के बारे में आगे की पूर्ण जानकारी देने से पहले लगाया गया यह विवरण चिन्ह होता है। इसके बाद में हम दूसरे विराम चिन्ह के बारे में समझते हैं। विस्मरणीय चिन्ह या त्रुटि पूर्वक चिन्ह। जैसे देखो यह उल्टा वी दिख रहा है आपको, इस तरह से यह दिखाई देता है। इसकी परिभाषा देखेंगे, विराम चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। जब हम कभी कभी कोई चीज़ लिखते रहते हैं तो अचानक कोई शब्द बीच में हमारा भूल जाते हैं हम जब, तो वहाँ पर इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि उल्टा वी जैसा दिखाई दे रहा है। उसमें उसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पर बीच में कोई तो भी एक शब्द है जो कि रह गया
और उसके ऊपर में ही वह शब्द लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि राम जाएंगे, राम कहाँ जाएंगे, कहाँ लिखना चाहिए था, पर वहाँ कहाँ ना लिखते वह भूल गए, तो वहाँ उन्होंने क्या किया, विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्वक चिन्ह का उपयोग करके वाक्य को पूर्ण कर दिया। वैसे ही उदाहरण दूसरा देखेंगे, श्याम में रहते थे, श्याम कहाँ रहते थे ये बताने के लिए उन्होंने घर पे रहते थे, घर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं बताने के लिए वो भूल गए, तो उन्होंने क्या किया कि विस्मरण चिन्ह का उपयोग करके वाक्य को पूरा कर दिया। राम बहुत खुश है, कैसा लड़का है, राम बहुत अच्छा लड़का है, होशियार लड़का है, यह न लिखते हुए वो भूल गए होंगे, तो उन्होंने विस्मरण चिन्ह का उपयोग इस तरह से किया और वाक्य को पूरा कर दिया कि राम बहुत अच्छा लड़का है, राम बहुत होशियार है, राम बहुत दुखी लड़का है, कैसा लड़का है, यह दर्शाने के लिए उनकी एक त्रुटि हो गई, गलती हो गई। जब हमारी कोई वाक्य लिखते समय कई गलती हो जाती है, हम अचानक कोई शब्द भूल जाते हैं, तो हम इस तरह का एक विस्मरण चिन्ह का उपयोग करके वाक्य को पूर्ण कर सकते हैं। अब हमारा अगला विराम चिन्ह, हमारा अगला विराम चिन्ह है पुनरुक्ति सूचक विराम चिन्ह, मतलब रिपीटेशन पॉइंटर सिंबल। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का उपयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। देखिए इसका कैसा दिखाई देता है, इस तरह से दो बिंदु देकर उनकी दर्शाया गया है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर जनवरी उदाहरण के लिए बताया गया है कि मंथ के नाम दिए हैं और उसमें कितना सेविंग हुआ है उस मंथ में, उसमें कितना पैसा बचाया उस महीने में, वह बताया है। तो फरवरी देखा हमने, जनवरी, मार्च, जब हम देख रहे हैं कि जनवरी में कितना पैसा गया, फिर फरवरी में उसके पास में कितना पैसा आया, फिर हमने देखा कि वापस जब जनवरी में पैसा उसमें ना दिखाते हुए उसने क्या किया, इस तरह से दो रिपीटेशन पॉइंटर सिंबल का उपयोग करके पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का उपयोग करके दिखाया। इसका अर्थ यह होता है कि जितना ऊपर था उतना ही नीचे, उतना ही वहाँ अमाउंट है, मतलब उतने पैसे उस समय भी उतनी ही चीज़ वो बची। बच्चों, आपको आशा करती हूँ कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू बच्चों। आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, BMC जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशंस अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।